हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये, और ये चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। ठीक है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्लाउड्स से कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पार्ट 1 में क्लियर किए हैं। तो उसके बाद पार्ट 2 अगर हम देखेंगे ना, तो ये हमारे लिए ईजी होगा समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है? कंडेंसेशन के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है जब वार्म एयर मास राइज होता है, ठीक है, मतलब जो वार्म और मॉइस्ट एयर मास होना चाहिए, जब वो राइज होता है और एक ऐसे एल्टीट्यूड पे पहुंच जाए जहाँ पे जाके वो ठंडा हो। ठीक है, ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, वो एयर मास एक टाइम पे सेचुरेटेड हो जाएगा, और जब वो सेचुरेटेड हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो और ज़्यादा मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएगा, और जब और ज़्यादा मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएगा तो फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो एयर मास में डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह प्ले करते हैं और एक सरफेस देते हैं मॉइस्चर को कंडेंस होने के लिए। ठीक है, और ये मॉइस्चर्स जो है ये डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड कंडेंस होते हैं। ठीक है, अभी कंडेंसेशन ऐसे ही होता है, और जब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जब हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये क्लाउड फॉर्म होते हैं तो क्या होता है ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे फॉर्म होते हैं। कई बार होता है कि 8,000 टू 12,000 मीटर पे जाकर के क्लाउड फॉर्म हुआ, कभी उससे नीचे ही फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये फॉर्म होते हैं तो इनका कलर डिफरेंट होता है, इनकी शेप्स जो होते हैं इनकी वो डिफरेंट होते हैं। कई बार इनकी डेंसिटी अलग होती है। तो इन सब के बेसिस पे, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेकनेस, इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें क्लासीफाई किया गया 4 टाइप्स में। फर्स्ट क्या है? सिरस, देन क्यूम्यूलस, देन स्ट्रेटस एंड देन निम्बस। ठीक है, सिरस क्लाउड्स क्या होते हैं? सिरस क्लाउड्स ये हाई एल्टीट्यूड पे फॉर्म होते हैं, 8,000 टू 12,000 मीटर पे ये फॉर्म होते हैं। ये थिन और डिटैच क्लाउड्स होते हैं और इनका अपीयरेंस फेदरी होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वाइट कलर में होते हैं हमेशा। ठीक है, ये जो क्लाउड्स के जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, फैक्चुअली है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये कॉटन वुल की तरह होते हैं। ठीक है, ये जनरली कितने हाइट पे फॉर्म होते हैं? 4,000 टू 7,000 मीटर। ठीक है, और ये पैचेस में होते हैं। ठीक है, और ये स्कैटर्ड होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि क्लाउड जो बिल्कुल पूरे आसमान में क्लाउड फैला हुआ है। ठीक है, होमोजीनियसली पूरा फैला हुआ है, बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, बिल्कुल मतलब सनराइज आ ही नहीं रही है, अंधेरा सा हो गया। ठीक है, तो वो अलग होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे हमें क्लाउड्स के पैचेस नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो मतलब कि वो पैचेस कहीं कहीं पे स्कैटर्ड होते हैं अगर स्काई में, तो वो क्या होते हैं? वो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ना, इनका बेस क्या होता है? फ्लैट होता है, फ्लैट बेस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स, जैसे नाम से ही पता चले स्ट्रेटस स्ट्रेटा से बना होगा, तो ये क्या है? ये क्लाउड्स क्या होते हैं? ये लेयर्ड में होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटा मतलब लेयर्ड में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये एक टाइम पे हम स्काई का एक लार्ज पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, और ये लेयर्ड में होते हैं। ये क्लाउड जो होते हैं ना, ये जनरली लॉस ऑफ हीट की वजह से बनते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टेम्परेचर के जो एयर मास होते हैं ना, वो जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई एयर मास है जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। ठीक है, और जो दूसरा वाला एयर मास है वो कंपैरेटिवली ठंडा है, तो ये जब दोनों एयर मास जब आपस में मिलेंगे ना, तो ये स्ट्रेटस क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये डार्क ब्लैक, मतलब ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, ये जनरली मिडिल लेवल पे बनते हैं, या फिर ये सरफेस के बहुत पास होते हैं, अर्थ सरफेस के बहुत पास होंगे, या तो फिर ये मिडिल लेवल पे बनेंगे। ठीक है, कलर इनका क्या होता है? डार्क होता है, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर होता है। ठीक है, ये क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा डेंस होते हैं कि ये सनरेज के लिए बिल्कुल ओपेक होते हैं, सनरेज को आने ही नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वेदर जो है वो बहुत क्लाउडी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, सनरेज बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रहा है, बिल्कुल भी कहीं हमें सनरेज नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ये क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये कौन से होते हैं? निम्बस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये शेपलेस होते हैं, और ये बहुत थिक वेपर होते हैं। ठीक है, मास ऑफ थिक वेपर होते हैं। ठीक है, तो
जब हम कभी ऐसे देखें कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, बिल्कुल क्लाउडी वेदर है और बिल्कुल भी सनराइज नहीं आ रहे, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये निम्बस क्लाउड्स है। जब जो बिल्कुल एकदम काले होते हैं और डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये या तो मिडिल लेवल पे होते हैं या तो ग्राउंड के जो अर्थ का जो सरफेस है उसके बहुत क्लोज होते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है हमें कि ये क्लाउड जो है ना ग्राउंड को टच कर रहे हैं। अब ये जो 4 टाइप्स के जो क्लाउड्स होते हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन से भी क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से जो क्लाउड्स बनते हैं उन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हाई क्लाउड, देन मिडिल क्लाउड्स, देन लो क्लाउड्स, ठीक है। हाई क्लाउड्स क्या होते हैं, ये सर्रस क्लाउड्स होते हैं, सर्रो स्ट्रेटस एंड सर्रो क्यूमुलस। इसे याद करने का एक तरीका है कि अगर किसी भी क्लाउड में सर्रो या सर्रस लगा है ना, तो ये हाई क्लाउड्स होंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जब सर्रस क्लाउड्स हमने देखा तो हमने क्या देखा कि ये बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे ये बनते हैं, ठीक है। तो अगर किसी में अगर ये मिक्स है सर्रस क्लाउड्स, तो डेट मीन्स कि हाई एल्टीट्यूड पे फॉर्म हुए होंगे, इसलिए ये हाई क्लाउड्स होंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सर्रस या सर्रो कहीं पे भी किसी भी क्लाउड में अगर हमें दिखे तो वो क्या है, हाई क्लाउड्स है, ठीक है। सर्रस, सर्रो स्ट्रेटस एंड सर्रो क्यूमुलस। मिडिल क्लाउड्स जो होते हैं, इसे याद करने का तरीका ये है कि अगर किसी भी क्लाउड्स में ऑल्टो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो मिडिल क्लाउड्स होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, जैसे ऑल्टो स्ट्रेटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। जो लो क्लाउड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है ना कि कई बार हम देखते हैं कि क्लाउड जो है वो हॉरिजॉन्टली डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्लाउड्स है जिसका एक्सटेंसिवली वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या होते हैं, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब क्लाउड फॉर्म होता है, हमने देखा कि क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, कंडेंसेशन के थ्रू फॉर्म होता है। तो जब वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और कंडेंसेशन की प्रोसेस चल रही है, बार बार कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूक्लियाई है, उसके अराउंड कंडेंसेशन हुआ, मॉइस्चर कंडेंस होकर के एक लेयर बनाया मॉइस्चर ने। अगेन जो बाकी के मॉइस्चर है उनका भी कंडेंसेशन हुआ, सेकेंड लेयर बना, थर्ड लेयर बना, फोर्थ लेयर बना। अब ये जो लेयर्स है ये इतने थिक हो गए हैं कि अब जो वो न्यूक्लियाई है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो कि एयर जो है उसे अब होल्ड नहीं कर सकता अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि नीचे से ग्रेविटी भी लग रही है। तो अब ये एयर जो पार्टिकल्स है ये इतने बड़े हो गए हैं कि अब इसे एयर होल्ड ना कर पाए, तो क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं एयर से। तो जब मॉइस्चर रिलीज होता है एयर से तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये रिलीज होते हैं तो क्या होते हैं, ये ग्राउंड की तरफ आते हैं, अर्थ सरफेस पे ये फॉल होते हैं, तो इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन होता है तो उसके बाद अगर कंडेंसेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो जो न्यूक्लियाई है वो इतना थिक हो जाए कि उसे एयर होल्ड ना कर पाए, तो क्या होता है, मॉइस्चर का रिलीज हो जाता है एयर से, और फिर क्या होता है, वो ग्राउंड पे फॉल होता है, तो इसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन जो है ना वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड के फॉर्म में हो, मतलब वाटर के फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो प्रेसिपिटेशन कभी क्या होते हैं, फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या हम कहते हैं, उस टाइम पे इसे हम स्नोफॉल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मॉइस्चर अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल के फॉर्म में रिलीज हो, ठीक है, तो यही क्रिस्टल्स क्या बनाते हैं, ये फ्लेक्स ऑफ स्नो बनाते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं, ठीक है। अब रेन और स्नो के अलावा कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के, जैसे कि क्या है, स्लिट है, हेल है, ठीक है। स्लिट क्या होते हैं, देखिए स्लिट जो होते हैं ना ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होते हैं या रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर होते हैं। अब ये क्या है, अब हम मान लेते हैं कि जो एयर का लेयर है जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है और जहाँ से मॉइस्चर रिलीज हो रहा है वो उसका टेम्परेचर एबव फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और लेकिन उससे नीचे का जो लेयर है मतलब ग्राउंड के पास का जो एयर का लेयर है वो क्या है, सब फ्रीजिंग लेयर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि बारिश हुई, ठीक है, मतलब जो एयर मास जो है जिसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है वहाँ पे क्लाउड फॉर्म हुआ और वहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, बारिश हुई, रेन ड्रॉप्स आए, ठीक है।
लेकिन जब वो रेन ड्रॉप्स ग्राउंड के पास वाले लेयर में आए तो ग्राउंड का पास वाला लेयर जो है वो सब फ्रीजिंग लेयर है, ठीक है। अब उससे जब वो वाटर ड्रॉप्स जब पास होते हैं ना तो क्या होते हैं, वो आइस क्रिस्टल्स मतलब बन जाते हैं, मतलब वो आइस के छोटे छोटे पैलेट्स की तरह बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, वो रेन ड्रॉप जितना बड़ा जितने बड़े रेन ड्रॉप्स होते हैं ना उतने बड़े बड़े ही आइस के स्मॉल पैलेट्स बन जाते हैं। यही क्या होते हैं, यही स्लिट होते हैं, ठीक है, इसी से स्लिट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्स क्या होते हैं, हेल्स क्या होते हैं, हम मान लेते हैं कि एयर मास जो है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होना है, मतलब जिस एयर मास में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और जहाँ से मॉइस्चर रिलीज होकर के प्रेसिपिटेशन होगा उसका टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो वहाँ से जो बारिश हुई वो वाटर के फॉर्म में हुई, ठीक है। लेकिन उसके नीचे सेवरल लेयर्स हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट्स के हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो वार्मर एयर मास से जो वाटर रिलीज हुआ उसके नीचे की जो लेयर है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे नीचे वाली उससे भी ज़्यादा ठंडी है, उसके नीचे वाली उससे भी ज़्यादा ठंडी है। तो ऐसे सेवरल लेयर्स हैं जो बिल्कुल ठंडे ठंडे। अब इन लेयर से जब गुजरती है ना ये आइस ये रेन की ड्रॉप्स, तो क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट लेयर से गुजरी तो वो एक आइस के स्मॉल पीस ऑफ आइस बन गई, ठीक है, स्मॉल राउंडेड सॉलिड पीस ऑफ आइस बन गई, ठीक है। अब जब वो सेकेंड लेयर में पहुंची तो उसके ऊपर एक और लेयर आइस का बन गया, जब थर्ड लेयर में पहुंची तो उसके ऊपर एक और लेयर आइस का बन गया, ठीक है। तो एक कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ आइस फॉर्म होता चला गया, ठीक है। तो जब ये सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस एक के ऊपर एक फॉर्म होते चले जाते हैं तो ये वाटर ड्रॉप जो होते हैं ये बड़े आइस क्रिस्टल्स में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, एक हेल स्टोन में फॉर्म हो जाते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेल्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन रेनफॉल में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, ठीक है। कहाँ से ओरिजिन हुए हैं रेनफॉल, इसके बेसिस पे 3 टाइप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक तो है कन्वेक्शनल, फिर ओरोग्राफिक और रिलीफ, एंड थर्ड इज द साइक्लोनिक और फ्रंटल, ठीक है। साइक्लोनिक और फ्रंटल तो हमने खैर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था जब हमने साइक्लोन्स को पढ़ा था और फ्रंटोजीनियसिस पढ़ा था, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कन्वेंशनल रेन क्या होते हैं। देखिए हमें पता है, ये तो हमने बहुत बार इस चीज़ की चर्चा मैंने की है कि क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, जनरली समर्स में जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, एयर मास गर्म हो जाता है और एयर मास गर्म होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और अगर इनमें मॉइस्चर होता है तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होते हैं कि ये कन्वेक्शन करेंट्स के फॉर्म में ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जब गर्म होते हैं तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि ये बहुत लाइट हो जाते हैं, ठीक है, और ये कन्वेक्शन करेंट्स में ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ये एक ऐसे एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, तो ठंडे होते हैं तो क्या होते हैं, ये एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, और हीट को लूज करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो गर्मी भरी एयर मास गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो लाइट हो गया, लाइट होने के बाद वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद वो एक एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद वो ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड फॉर्म हुआ। कौन सा क्लाउड फॉर्म हुआ, क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है। जब ये क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म होते हैं ना उसके बाद बहुत ज़्यादा थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है और हैवी रेनफॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये समर्स में होते हैं, और या अगर कोई गर्म जगह है तो वहाँ पे होते हैं, ठीक है। जनरली ये इक्वेटोरियल रीजन में जो बारिश होती है ना वो यही फॉर्म ऑफ रेन होता है, कन्वेक्शनल रेन ही होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं ना कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे भी ये ऐसे ही रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, ओरोग्राफिक रेन। ये ओरोग्राफिक रेन कब होते हैं, जब हम मान लेते हैं कि सैचुरेटेड एयर मास है, ठीक है, और ये माउंटेन के पास आते हैं। जब सैचुरेटेड एयर मास माउंटेन के पास आते हैं तो ये एसेंड होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कि माउंटेन के स्लोप से ये ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये राइज होते हैं तो ये एक्सपेंड होते हैं, और जब टेम्परेचर फॉल होता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो जब टेम्परेचर फॉल होता है ना, ये मतलब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होता है
कि ये इसमें मॉइस्चर जो है ये क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जब मॉइस्चर कंडेंस होते हैं तो हमें पता है क्लाउड फॉर्म होता है, एंड उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो रेन होते हैं ना, ये माउंटेन के विंडवर्ड स्लोप पे होते हैं, ठीक है। मतलब जो विंडवर्ड स्लोप होता है ना माउंटेन का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। और जब बारिश होने के बाद जब एयर मास का मॉइस्चर पूरा लूज हो जाता है, उसके बाद ये जब ये आगे के बढ़ता है तो दूसरे साइड जब ये स्लोप माउंटेन की दूसरे साइड के स्लोप में जाता है, ये लीवर्ड साइड में जब पहुंचता है तो क्या होते हैं, ये हवा डिसेंड होती है, और जब डिसेंड होती है तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा। जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं अर्थ सरफेस पे, वो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना उसका अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेशन को या क्लाउड फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि इन जनरल, मतलब जनरली क्या होता है ना कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ना तो रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है, हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो इसलिए क्या होगा कि वाटर वेपर जो होंगे एयर में उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। और उसके बाद जब ये एयर जो है वो जब राइज करेंगे तो ठंडे होकर कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे के लेटीट्यूड्स में बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होता है ना, इंसोलेशन कम होता चला जाता है, जो कि एक वन ऑफ द फैक्टर है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। तो इंसोलेशन कम हो गए तो इवेपोरेशन कम होगा, और उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं कि अगर कोस्टल एरियाज में हम हैं, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोस्टल एरियाज में हम हैं तो जनरली क्या होता है कि वहाँ पे रेनफॉल का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर एरियाज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो रेनफॉल होगा वो ओशन के ऊपर ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू लैंड मास, क्योंकि
क्या होता है ना कि ओशन के ऊपर जो क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर वहाँ पे मिलता रहता है ना, इसीलिए वहाँ पे ओशन के ऊपर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, तो रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवाएं क्या होती है, मॉइस्चर होती है, हवा में मॉइस्चर का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है इन एज कम्पेरिजन टू लैंड मासेस। ठीक है, तो जो पूरे वर्ल्ड में जो ओशन होते हैं उसके ऊपर लैंड मास के कंपैरिजन में ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ना कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं 35 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे क्या होते हैं कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं किस साइड में, ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं ना रेनफॉल कम होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ दोनों तरफ ही जाएं 35 डिग्री या 35 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में, तो क्या होता है ना कि वहाँ पे बारिश ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और मतलब जैसे जैसे ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना बारिश कम होती चली जाएंगी। ठीक है, और जब हम 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ या साउथ में होते हैं इक्वेटर के, तो क्या होता है कि बारिश जो है वो ज़्यादा वेस्टर्न मार्जिन में होती है, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना बारिश कम होती चली जाएगी, क्योंकि इस कोस्ट में क्या होता है ना वेस्टर्लीज बहते हैं। ठीक है, और वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ से ही आते हैं, तो जब वो मॉइस्चर कैरी करके वेस्ट की तरफ से आते हैं ना, तो वेस्ट में वो पहले ही अपने मॉइस्चर को वहीं पे मतलब क्लाउड फॉर्म करके वहीं पे बारिश करवा करके ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, और जब वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि बारिश कम होती है, क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है एयर में। ठीक है, आगे क्या हम देखते हैं, wherever mountains run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side and is decreased towards the leeward side। ठीक है, हमें पता है कि अगर माउंटेन है तो माउंटेन के विंडवर्ड साइड पे ज़्यादा बारिश होती है और लीवर्ड साइड पे कम होती है बारिश या फिर नहीं ही होती है बारिश। तो अगर कोस्ट जो है वो किसी माउंटेन के पैरेलल में है तो क्या होगा, जो विंडवर्ड साइड पे जो कोस्ट होगा ना तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी एज कम्पेरिजन टू लीवर्ड साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है कहीं पे भी किसी भी जगह पे, जो टोटल अमाउंट होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन का, और उसके बेसिस पे भी जो है कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। ठीक है, क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन मेजर प्रेसिपिटेशन रिजीम्स ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। क्या क्या है देखिए, जो इक्वेटोरियल बेल्ट होते हैं, ठीक है, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, द इक्वेटोरियल बेल्ट द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेट जोन एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द मॉनसून लैंड रिसीव हेवी रेनफॉल ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। ठीक है, ये सारे जो जोन्स है यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है 200 सेंटीमीटर पर एनम से भी ज़्यादा। ठीक है, और क्या होते हैं, इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं ट्रॉपिकल लैंड के, और जो ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट होते हैं टेम्परेट लैंड के, वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो 50 to 100 सेंटीमीटर पर एनम वेरी करता है। ठीक है, जो एरियाज रेन शैडो जोन में होते हैं इंटीरियर कॉन्टिनेंट में और हाई लैटिट्यूड में होते हैं, वहाँ पे तो बहुत कम रेनफॉल होता है 50 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है और कूल टेम्परेट रीजन्स का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, वहाँ पे पूरे ईयर एक जैसी बारिश होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो पार्ट 2 है, यहाँ पे पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक्स थे ना, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो था नहीं, सब कुछ फैक्चुअल ही था, तो इसमें समझने वाली कोई चीज़ थी नहीं खास। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।